Assalamu alaikum everyone. Now today we will have last lecture on the topic of clinical pharmacokinetic and therapeutic drug monitoring, and we will continue from our the last topic which we have left, that is dosing in the obese patients. Once this lecture has been completed or done, then we will have more lectures on the exercise case test, means numericals. Now, what is obesity? If we talk about the obesity has been associated with increased mortality resulting from increase in incidences of hypertension, atherosclerosis, coronary artery disease, diabetes and other conditions compared to नॉन ओबीस. अच्छा, ओबिसिटी की एक एसोसिएशन डेवलप है. मॉर्टेलिटी भी बढ़ाती है ओबिसिटी. क्यों मॉर्टेलिटी बढ़ाती है? बिकॉज ऑफ ओबिसिटी से जो रिलेशनशिप बनती है वो हाइपरटेंशन की बनती है, यानी ओबीज होने से हाइपरटेंशन होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ हो सकती है. इसके अलावा और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पॉसिबल हैं जो कि ओबिसिटी की वजह से होती है. और जब ये ओबिसिटी होगी तो फिर इसकी वजह से फर्दर जो है वो जब ये कॉम्प्लिकेशंस फर्दर इंक्रीज हो जाएंगी तो दैट में लीड टू मॉर्टेलिटी. दैट इज़ वाई ओबिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. अच्छा जनाब, नाउ ए पेशेंट इज कंसिडर्ड ओबीज इफ एक्चुअल बॉडी वेट एक्सीड्स आइडियल और डिज़ायरेबल बॉडी वेट बाई 20%. हम उसको ओबीज कहेंगे इंडिविजुअल को जिसका जो एक्चुअल बॉडी वेट है वो उसके आइडियल या डिज़ायरेबल बॉडी वेट से 20% ज़्यादा हो. ठीक है ना, एक्सीड करे वेट, इफ एक्चुअल बॉडी वेट एक्सीड्स आइडियल और डिज़ायरेबल बॉडी वेट. जो भी उस एज में उस हाइट से उस इंडिविजुअल की जो वेट होना चाहिए या उसका जो बॉडी वेट है वो जो होना चाहिए उस एज में और उस हाइट के हिसाब से वो उससे अगर 20% एक्सीड कर रहा है तो हम उस पेशेंट को ओबीज कहेंगे. Ideal or desirable body weights are based on the average body weights and heights for males and for females considering age. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इसमें हाइट का और एज का और वेट तीसरे फैक्टर जो है वो तीन वेरिएबल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. हाइट क्या है उस इंडिविजुअल की, वेट क्या है उस इंडिविजुअल का और उसकी एज कितनी है. तो इन तमाम फैक्टर्स को अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. अच्छा, athletes who have a greater body weight due to greater muscle mass are not considered obese. एथलीट्स जो होते हैं जो अपना मसल मास बनाते हैं या बॉडी बिल्डर जो होते हैं अपना मसल मास जो बनाते हैं तो वो ओबीज के केस में नहीं आएंगे क्योंकि वो फैट्स डिपोजिशन नहीं होता बल्कि मसल्स डेवलप हुए हुए होते हैं, मसल्स हाइपरट्रॉफी हुई हुई होती है तो जिसकी वजह से उनका मास ज़्यादा होता है. उसको हम ओबिसिटी की केस में या ओबिसिटी की कैटेगरी में नहीं शामिल करेंगे. ओबिसिटी ऑफन इज डिफाइंड बाय बॉडी मास इंडेक्स और BMI. हम ओबिसिटी को डिफाइन कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ BMI या बॉडी मास इंडेक्स. अब इसको कैसे डिटरमिन किया जाता है? ए वैल्यू दैट नॉर्मलाइजेज द बॉडी वेट बेस्ड ऑन द हाइट. क्या है ये? नॉर्मलाइज द बॉडी वेट बेस्ड ऑन द हाइट, यानी वेट और हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें. BMI और बॉडी मास इंडेक्स इज एक्सप्रेस एज बॉडी वेट इन kg डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द पर्सन's हाइट इन मीटर और किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर. कि आपने हाइट ली पेशेंट की, वेट लिया और हाइट ली, वेट जो है केजी में, फिर उसकी हाइट को मीटर में लिया और उसका स्क्वायर ले लिया, उसके वेट को उसके मीटर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो BMI निकल के आ जाएगा. BMI इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टू इक्वेशंस. ठीक है, एक थर्ड इक्वेशन और भी आती है लेकिन ज़्यादा कॉमनली ये दो इक्वेशन यूज होती हैं. BMI वेट इन पाउंड्स, हाइट इन इंच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 703 या सिंपली 700 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. वेट लिया, अगर पाउंड में है वेट तो वेट इन पाउंड डिवाइडेड बाय हाइट इन इंच स्क्वायर. लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि आप जो हाइट ले रहे हैं वो इंच में होनी चाहिए. तो वेट इन पाउंड्स, हाइट इन इंच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 703, तो इससे भी BMI निकल आएगा. दूसरा BMI का फॉर्मूला है वेट इन kg
डिवाइडेड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 10,000, ठीक है। वेट इन केजी, हाइट इन सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर लिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू को 10,000 से, तो इससे भी जो है BMI निकल आएगा। अगर आप यहाँ पे मीटर लेकर आ रहे हैं, यानी सेंटीमीटर के बजाय मीटर में जो है वो वैल्यूज रख रहे हैं, तो फिर ये 10,000 यहाँ से हट जाएगा। सिंपल फार्मूला हो जाएगा BMI इज इक्वल टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को जो है फिर उस सूरत में हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो ये तरीक़ाकार होगा जो है वो इसको जो है वो डिटरमिन करने का, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फिर कैंसिल हो जाएगी अगर हम वेट इन केजी ले रहे हैं और हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन डू दैट कैलकुलेशन। अच्छा, अब क्लासिफिकेशन क्या है, यानी इससे क्या वैल्यू आएगी, इस फॉर्मूले को कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज दैट एक पेशेंट था, उसका हमने वेट लिया, उसका वेट था इतने केजी, उसकी हाइट थी इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको लिया फिर मल्टीप्लाई किया 10,000 से, तो BMI की कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। अब वो कोई वैल्यू क्या हो सकती है, अगर वो वैल्यू आ रही है ये कैलकुलेट होके लेस देन 18.5, ठीक है ना, ये BMI है, अगर वो आ रही है लेस देन 18.5 तो इसका मतलब है कि वो इंडिविजुअल अंडरवेट है। अगर उसकी ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है 18.5 से लेके 24.9 तक, तो वो नॉर्मल बॉडी वेट में कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से अगर उसकी ये BMI की वैल्यू 25 से लेके 29.99 तक आ रही है, तो वो इंडिविजुअल ओवरवेट कंसिडर किया जाएगा। इसी तरीके से 30 से 39.9 ओबीज होगा, और अगर ये 40 से ज़्यादा चला जाएगा, यानी 40 और ग्रेटर देन 40 होगा, तो ये एक्सट्रीम ओबेसिटी कहलाएगी। ये क्लासिफिकेशन जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एन एक्सटेंसिव स्टडी ऑन ओबेसिटी हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट 2003, गिविंग 5 वेट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द BMI, ठीक है। कि लेस देन 18.5 BMI आया तो अंडर वेट, 18.5 से 24.9 तो नॉर्मल बॉडी वेट, और ओवर वेट 25 से 29.9, ओबिसिटी 30 से 39.9 और एक्सट्रीम ओबीस ग्रेटर देन 40। लेकिन जो ये क्लासिफिकेशन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दी हुई है वो यहाँ तक तो सेम है, यानी अंडरवेट, नॉर्मल बॉडी वेट और ओवरवेट। यहाँ से चेंज हो जाती है, यहाँ पे उसने डिवाइड किया हुआ है क्लास 1 ओबिसिटी, क्लास 2 ओबिसिटी एंड क्लास 3 ओबिसिटी। क्लास 1 ओबिसिटी को उसने कर दिया है 30 से लेके 35.9 तक, ठीक है। ये 39.9 तक नहीं है बल्कि 35.9 तक है, उसको हम क्लास 1 ओबिसिटी कहेंगे। और 35 से लेके फिर 39.9 तक क्लास 2 ओबिसिटी है, और 40 एंड अबव फिर क्लास 3 ओबिसिटी है। ये क्लासिफिकेशन कहलाती है क्लासिफिकेशन ऑफ अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एंड अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी। अच्छा, अब अगर हम एडिपोज यानी फैट टिश्यूज की बात करें, हैज़ ए स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ वाटर कंपेयर टू मसल्स टिश्यूज। मसल्स में पानी ज़्यादा होता है और एडिपोज में वाटर की कंटेंट कम होते हैं, क्योंकि वैसे भी वाटर एंड फैट्स एंड लिपिड्स आर इमिसेबल। Thus, the obese patient has a small proportion of total body water to total body weight compared to the patients of ideal body weight, which could affect the apparent volume of distribution of the drug. अब क्योंकि ओबीस पेशेंट में फैट कंटेंट ज़्यादा है आइडियल बॉडी वेट के मुकाबले में, तो उसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से वाटर कंटेंट कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रग के अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ सकता है। That is why it is important to calculate the dose in such type of patient. For example, Abernethy and Greenblatt showed a significant differences in the apparent volume of distribution of antipyrine in obese patients. ठीक है, एंटीपायरिन ड्रग जो है उसकी obese patient में जो है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा उन्होंने, दैट इज 0.46 लीटर पर केजी कंपेयर टू आइडियल बॉडी वेट दैट इज 0.62 लीटर पर केजी बेस्ड ऑन द एक्चुअल टोटल बॉडी वेट। यानी जो आइडियल बॉडी वेट था जिनका, उनका जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वो 0.62 लीटर था पर केजी,
और जो ओबीज थे उनका 0.46 लीटर था पर केजी, यानी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम था, क्योंकि ओबीज इंडिविजुअल में वाटर कंटेंट की क्वांटिटी कम होती है इस वजह से। अच्छा, अब जब ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क आ रहा होगा तो जिससे ये हमें आइडिया हो जाता है फ़ौरन कि दोनों इंडिविजुअल में, ओबीज पेशेंट में और आइडियल बॉडी वेट वाले पेशेंट में ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक में डिफरेंस होगा। नाउ आइडियल बॉडी वेट IBW refer to the appropriate or normal weight for a male or female based on the age, height, weight and frame size. Ideal body weights are generally obtained from the latest table of desirable weight for men and women compiled by the Metropolitan Life Insurance Company. Ideal body weight क्या है, appropriate क्या है, for the normal weight of male and female, यानी उसको कैलकुलेट किया जाता है based upon age, height and weight, फ्रेम साइज। और आइडियल बॉडी वेट के चार्ट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें आप सिर्फ चार्ट में जो है वो वैल्यू डाल के या नोमोग्राम के जरिए वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस इंडिविजुअल का आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए, है क्या और होना क्या चाहिए। इसके अलावा इसको जो एक ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसने क्योंकि इस्टेब्लिश किया था इस चार्ट को, तो इस वजह से इसके नाम से मशहूर है मेट्रोपॉलिटन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेशन का चार्ट। BMI is not a very accurate measure of adiposity in certain individual patients, particularly in people with elevated lean body mass such as athletes and in children. ठीक है, तो यहाँ पे BMI जो है वो accurate measure नहीं है इस सिचुएशन में एडिपोसिटी का, खासतौर से वो पेशेंट जो एथलीट्स होते हैं या जिनका जो बहुत ही थिन होते हैं, ठीक है, यानी लीन बॉडी मास, बहुत ही थिन होते हैं बॉडी स्ट्रक्चर जिनका, या फिर जो एथलीट्स होते हैं जिसमें बॉडी मास बहुत ज़्यादा होता है, या फिर चिल्ड्रन होते हैं, तो उनमें BMI की फॉर्मूले की एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वहाँ पर इन तीन पॉपुलेशन में ज़रा आप एहतियात बरतें कि इनको BMI से फिर आप इवेल्यूएट ना करें। सो अदर अप्रोचेज हैव बीन यूज्ड टू प्रेडिक्ट द रिलेशनशिप ऑफ ओबेसिटी टू कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, और दूसरे अप्रोचेज जो आप ओबेसिटी और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है उसको भी आप कंसिडर करें, सच एज वेस्ट सरकमफ्रेंस, यानी वेस्ट साइज क्या है। इसके अलावा वेस्ट टू हिप रेशो, इसकी भी एक नॉर्मल रेंज होती है। इसके अलावा वेस्ट टू हिप टू हाइट इंडेक्स, इसकी भी एक नॉर्मल वैल्यू होती है इस इंडेक्स की। तो फिर वो जिससे जितना बड़ी हुई होगी तो फिर उसकी रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या ओबेसिटी उतनी ही ज़्यादा आएगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एडिशन टू डिफरेंसेज इन टोटल बॉडी वाटर per kilogram body weight in obese patient, the greater proportion of body fat in these patients could lead to distributional changes in the drug pharmacokinetic due to partitioning of drug between lipid and aqueous environment. ये बात हम अभी पे थोड़ी देर पहले भी कर चुके हैं कि क्योंकि बॉडी वाटर जो है वो पर केजी डिफर कर रहा है ओबीज इंडिविजुअल में कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी वेट या आइडियल बॉडी वेट इंडिविजुअल में, कि वाटर क्वांटिटी ओबीज इंडिविजुअल में कम होती है और वाटर क्वांटिटी आइडियल बॉडी वेट पेशेंट में ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जो ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो जब चेंज होगा तो फिर ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर भी चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ड्रग की जो होगी वो पार्टीशनिंग बिटवीन लिक्विड एंड एक्वस एनवायरनमेंट वो भी वेरी करेगी। इसमें ऐसा होगा वो ड्रग जो कि लिपिड सॉल्युबल है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है ओबीस पेशेंट में उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा। Drugs such as digoxin and gentamicin are very polar and tend to distribute into water rather than into fat tissues. दो एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए डिजॉक्सिन की और जेंटामाइसिन की, कि ये बहुत पोलर ड्रग है, मीन्स कि इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली दे विल नॉट पेनिट्रेट इन द fat tissues. Although lipophilic drugs are associated with larger volume of distribution in obese patients compared to hydrophilic drugs, and there are exceptions, and effect of obesity on a specific drug must be considered for accurate dosing strategy. That is why हम ये बात भी मैं अभी कर चुका हूँ कि वो ड्रग्स जो कि लिपोफिलिक इन नेचर होंगी कंपेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग्स, फिर उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा ओबीस पेशेंट में, क्योंकि उनमें फैट कंटेंट ज़्यादा है। बहरहाल एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद ओबीस पेशेंट में जो भी आप ड्रग देना जा रहे हैं उसकी एक्यूरेसी ऑफ डोजिंग ज़रूर चेक कर लीजिए उसकी ओबेसिटी की बेस पे, कि कहीं उसकी वजह से ओबेसिटी की वजह से उस पेशेंट में ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर चेंज ना हो जाए, और चेंज होने की वजह से उस ड्रग से या तो कहीं ऐसा ना हो जाए सिचुएशन कि ड्रग का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, या दूसरी सिचुएशन ये ना हो जाए कि ड्रग से टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है।
तो इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा, डोजिंग बाय एक्चुअल body weight may result in overdosing of drugs such as aminoglycosides, for example gentamicin। ठीक है, जब एक्चुअल बॉडी वेट से करेंगे तो ओवरडोजिंग हो सकती है अमाइनोग्लाइकोसाइड ड्रग की, विच आर वेरी पोलर एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब इसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप जैसे ओबीस पेशेंट के एक्चुअल बॉडी वेट लेंगे, यानी उसका एक्चुअल बॉडी वेट सपोज दैट 120 130 केजी है, और उस ड्रग की डोज को कि उतने मिलीग्राम पर केजी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कि उतने मिलीग्राम पर केजी देना है, और 120 केजी उसका वेट है, उससे मल्टीप्लाई करके जो डोज आप अमाइनोग्लाइकोसाइड की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो फिर ओवर डोजिंग हो जाएगी, क्योंकि ड्रग वाटर कंटेंट वैसे ही कम है, और ड्रग जो होगी वो फिर वाटर में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसका लेवल बढ़ जाएगा और वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। सो क्या करें इसमें? फर्स्ट, डोजिंग ऑफ दीज ड्रग्स इज बेस्ड ऑन द आइडियल बॉडी वेट, यानी आइडियल बॉडी वेट पर की बेस पे आपने ड्रग की डोज कैलकुलेट करनी होगी। यानी ओबीस पेशेंट का आपने आइडियल बॉडी वेट क्या होना चाहिए वो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वेट से जो कैलकुलेट होके आएगा वो डोज मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके उसकी सही डोज निकल के आएगी। Lean body weight or ideal body weight has been estimated by several empirical equations based on the patient's height and actual total body weight। ठीक है, बहुत सारी इक्वेशन है, जिसमें से कुछ इक्वेशन यहाँ पर हमारे सामने अभी आ रही हैं, जिसमें जो दो इक्वेशन है मेल और फीमेल के लिए। द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव बीन यूज्ड फॉर estimating lean body weight or ideal body weight, particularly for adjustment of the dosage in renally impaired patients। lean body weight मेल के लिए क्या है? 50 kg प्लस 2.3 kg, फिर मल्टीप्लाई बाय फॉर ईच इंच ओवर 5 फीट। यानी मतलब ये हुआ कि लीन बॉडी वेट अगर एक पेशेंट है वही उसका 120 kg वेट आया तो बस ठीक है, फिर ये तो नहीं चलेगा। अच्छा, उसकी हाइट है 5 फीट 10 इंचेस। ठीक है, 5 फीट 10 इंचेस, तो ओवर 5 फीट हाइट जो है वो कितनी है? 10 इंचेस। तो 5 फीट को इग्नोर कर देंगे और 10 इंच को ले लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाई 2.3, तो ये 23 हो गया। ठीक है, 23 और 50 हुआ तो ये हो गया 63 73 50 73 kg। तो 73 kg की बेस पर आप डोज कैलकुलेट करेंगे रादर देन उसका जो एक्चुअल बॉडी वेट था 100 kg। तो इस दोनों सिचुएशन में फ़र्क होगा, तो आपने 73 kg की बेस पर करना होगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर किसी की हाइट 5 फीट या 5 फीट से कम है तो फिर उसकी, और वो ओबीज भी है, उसका वेट भी बहुत ज़्यादा है, वही 120 या 150 kg है, और हाइट उसकी 5 फीट या 5 फीट से कम है, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें आप ये करेंगे कि बस ये 50 और प्लस 2.3, यानी ये तो इग्नोर हो जाएगा फैक्टर, तो 50 प्लस 2.3 यानी 52.3 kg उसका वेट कंसिडर करेंगे। आइडियल बॉडी वेट उसका ये होना चाहिए 52.3, और 52.3 से उसकी डोज या केजी से उसकी डोज कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब इसी तरीके से फीमेल में है। फीमेल के लिए ये वैल्यू, बाकी सब चीज़ें सेम है, लेकिन ये वैल्यू 50 kg के बजाय 45.5 kg है। बाकी सारे फैक्टर्स यही हैं, प्लस 2.3 kg और ईच इंच ओवर, यानी मल्टीप्लाई बाय ईच इंच ओवर 5। ठीक है, ईच इंच ओवर 5 फीट। तो अगर वो फीमेल है, उसकी हाइट जो है 5 फीट 5 इंचेस है, तो 5 इंटू 2.3 वो निकाल लेंगे। उसके बाद फिर 5 इंटू 2.3 जो भी वैल्यू आ रही होगी उसको 45.5 में ऐड कर देंगे, तो उस वक्त जो टोटल केजी वेट आ रहा होगा वो होगा उसका लीन बॉडी वेट, और उससे उस फीमेल की डोज कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, वेयर LBW इज ए, यानी LBW क्या है? लीन बॉडी वेट। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दी गई है। ये एग्जाम्पल क्या कह रही है? कैलकुलेट द लीन बॉडी वेट फॉर एन एडल्ट मेल पेशेंट हु इज 5 फीट एंड 9 इंचेस टॉल एंड वेट इज 264 पाउंड, यानी 120 kg। तो 120 kg इसका वजन है, तो अब इसका आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना है। नाउ यूजिंग द सेम इक्वेशन, मेल के लिए 50 प्लस 2.3 इंटू 9, क्योंकि 5 फीट 9 इंचेस है तो 5 फीट को इग्नोर कर देंगे, 9 इंच हो गया। 9 को मल्टीप्लाई किया 2.3 से, जो भी वैल्यू आई उसके बाद उसमें 50 ऐड कर दिया, तो ये उसका वेट आ गया इस इंडिविजुअल का 70.7 kg। तो आपने इसकी इंडिविजुअल की जो डोज कैलकुलेट करनी है वो करनी है किसकी बेस पर?
इसकी इस डोज की बेस पर, ठीक है, ये जो 70 kg की इसकी डोज आ रही है। ओके, तो ये जो इसकी डोज आ रही है 70 kg, इसकी बेस पर आप इसकी डोज कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी ये जो है आपकी जो वैल्यू आई 70.7 kg, इसकी बेस पर जो है वो डोज कैलकुलेट करेंगे बजाय 120 kg के। तो ये हमारे पास तरीक़ाकार होगा, ओके, डोज की कैलकुलेशन का, ठीक है। क्योंकि अगर 120 kg से मल्टीप्लाई करेंगे डोज को तो वो ओवरडोजिंग हो जाएगी। तो ये तो था हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज डोजिंग इन ओबीस पेशेंट। अच्छा, अब इसके बाद हम एक और टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हम अभी करते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है ये है डिसीजन एनालिसिस इन्वॉल्विंग डायग्नोस्टिक टेस्ट। अच्छा, अब डायग्नोस्टिक टेस्ट हम बहुत सारे यूज़ करते हैं फार्माकोकाइनेटिक में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की बात की थी, HPLC की बात की थी, या और भी जो डायग्नोस्टिक मशीन्स आती हैं जिससे हम मुख्तलिफ डिजीज़ को डायग्नोस या कम से कम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। तो एज ए फार्मासिस्ट हमारा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लिनिकल फार्मेसी में कि हम ये जान सकें कि हमारा आखिर वो क्या क्राइटेरिया होंगे जिसकी बेस पर हम जो है वो ये डिसाइड कर सकें कि फ़लाँ टेस्ट या फ़लाँ मशीन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट देती है और फ़लाँ मशीन या फ़लाँ टेस्ट जो है वो उसकी एक्यूरेसी कम है, यानी वही एक्यूरेसी यानी वैलिडिटी कम है। इसकी आखिर उसकी कुछ क्या क्राइटेरिया हैं जो कि क्लिनिकल साइट पर यूज़ किए जाते हैं। तो उन सिस्टम को, क्योंकि फार्मासिस्ट आर मैनी टाइम्स इन्वॉल्व इन परचेजिंग मैनी डायग्नोस्टिक मशीन्स फॉर द हॉस्पिटल्स। अब मशीन तो वो यूज़ करने परचेज करने जा रहे हैं, अब उस मशीन के बहुत सारे सप्लायर हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी एफ, जो भी है, जितने भी सप्लायर हैं, हर कंपनी आके ये कहती है कि भाई हमारी मशीन सबसे अच्छी है, हमारी मशीन सबसे अच्छी है फलां टेस्ट के लिए। तो आप एज ए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली कैसे ये जज करेंगे कि कौन सी मशीन सबसे अच्छी है जो कि आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा। तो वो हम यहाँ पर एज ए लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट में बी परफॉर्म टू डिटरमिन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मकसद ही यही होता है कि हम ये चेक करें कि कोई भी डिजीज़ पेशेंट में मौजूद है या नहीं है। ए स्कीम फॉर प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ए डिजीज बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट इज शोन इन टेबल 22.13। इस टेबल में एक स्कीम दी हुई है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम पहले इस टेबल 22.13 को देख लेते हैं। वो टेबल है ये, एरर इन डिसीजन प्रिडिक्टेबिलिटी डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, डिसीजन एक्सेप्ट डिजीज, रिजेक्ट डिजीज, ठीक है, टोटल डिजीज प्रेजेंट, डिजीज एब्सेंट, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट। अच्छा, अगर एक्सेप्ट डिजीज एंड प्रेजेंट, ठीक है, यानी डिजीज जो है वो क्या है, डिजीज प्रेजेंट एंड डिजीज प्रेजेंट, दोनों के रिजल्ट यही आ रहे हैं कि एक्चुअली डिजीज प्रेजेंट है बट रिजल्ट इज ऑल्सो शोइंग दैट डिजीज इज प्रेजेंट, यानी टेस्ट इज पॉजिटिव, ठीक है। तो इट मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू पॉजिटिव, इसको हम ए कहेंगे। यानी इसमें ये क्या किया है कि इन्होंने, मैं फिर वही बाद में अगले स्टेप में बताऊंगा कि ये क्या किया। अभी सिर्फ ये समझ लें कि ये डिजीज़ का रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, कि डिजीज़ प्रेजेंट है और रिजल्ट भी क्या दे रहा है, टेस्ट पॉजिटिव, कि हाँ पॉजिटिव है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है, ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट आया है उसका। लेकिन अगर डिजीज़ प्रेजेंट है बट द टेस्ट इज नेगेटिव, यानी कह रहा है कि डिजीज़ नहीं है, तो फिर इसका मतलब है इट इज़ फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, ओके। यानी डिजीज़ जो है वो एब्सेंट है बट रिजल्ट इज शोइंग इट इज प्रेजेंट, तो यानी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, यानी स्टिल पॉजिटिव, तो इट इज एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव, जबकि एक्चुअली डिजीज एब्सेंट है, ठीक है। डिजीज प्रेजेंट एंड द रिजल्ट इज ए पॉजिटिव, ठीक है, यानी डिजीज प्रेजेंट एंड डिजीज प्रेजेंट पेशेंट में दोनों, यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट का रिजल्ट भी दे रहा है कि प्रेजेंट है और प्रेजेंट भी है, ठीक है, और पॉजिटिव रिजल्ट है, तो दैट इज ट्रू पॉजिटिव। लेकिन अगर डिजीज एब्सेंट है बट द रिजल्ट इज पॉजिटिव, ठीक है, टेस्ट इज पॉजिटिव,
दैट दिस इज एक्चुअली फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, क्योंकि एक्चुअली डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये टेस्ट आपको गलत बता रहा है, मिस गाइड कर रहा है कि डिजीज़ प्रेजेंट है। इसी तरीके से वाइस वर्सा भी हो सकता है कि रिजेक्ट डिजीज़, ठीक है, यानी डिजीज़ रिजेक्ट हो रही है और वो प्रेजेंट है। अगर फॉर एग्जाम्पल डिजीज़ इज प्रेजेंट बट द टेस्ट इज नेगेटिव, ठीक है, डिजीज़ इज प्रेजेंट बट द टेस्ट इज नेगेटिव, तो डिजीज़ तो प्रेजेंट है तो टेस्ट नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो उसको तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो एक्चुअली इट इज़ फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट, तो बिल्कुल गलत रिजल्ट ये दे रहा है। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है कि डिजीज़ इज एब्सेंट एंड टेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो बिल्कुल सही है कि डिजीज़ भी प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, और टेस्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, तो आना भी चाहिए कि क्योंकि डिजीज़ नहीं है तो टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए। तो ये वाला रिजल्ट, ठीक है, और ये वाले रिजल्ट, ये दो रिजल्ट बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू पॉजिटिव है, टेस्ट पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव, टेस्ट नेगेटिव ट्रू नेगेटिव, ये दोनों रिजल्ट जो है वो गलत है। अगर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा है जिसमें ये ज़्यादा आते हैं, अगर ट्रू प्रेजेंट है तो ट्रू पॉजिटिव आते हो और एब्सेंट हो तो ट्रू नेगेटिव आते हो, और ये इनका प्रपोर्शन फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव का प्रपोर्शन बहुत मिनिमम है, तो वो टेस्ट बहुत ज़्यादा रिलायबल और मुनासिब होगा। इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, इनकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को। एनीवे कैसे कर सकते हैं वो हम अभी आगे बात करेंगे। तो इस टेबल में हमें क्या पता चल रहा है, वही वाली बात है, ए ट्रू पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव ए से हमें पता चल रहा है, इंडिकेट्स दैट द लेबोरेटरी टेस्ट करेक्टली प्रिडिक्टेड द डिजीज, ठीक है, ए हमें क्या बता रहा है कि लेबोरेटरी टेस्ट ने करेक्टली प्रिडिक्ट द डिजीज, क्योंकि डिजीज है एंड द रिजल्ट इज पॉजिटिव। वेयर एज ए फॉल्स पॉजिटिव रिप्रेजेंटेड बाय बी, जबकि बी से जो है वो सेकंड जो था वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि रिजल्ट इज पॉजिटिव बट द डिजीज इज एब्सेंट, तो दैट इज फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है, एंड दैट शोज दैट द लेबोरेटरी टेस्ट इज इनकरेक्टली प्रिडिक्टेड दैट द पेशेंट हैड द डिजीज व्हेन इन फैक्ट पेशेंट डिड नॉट हैव द डिजीज। यानी बी हमें ये बता रहा है कि डिजीज, रिजल्ट टेस्ट का बता रहा है कि डिजीज है, लेकिन इनफैक्ट पेशेंट को डिजीज नहीं है। इन कंट्रास्ट, इसके बरक्स अगर हम देखें, ए ट्रू नेगेटिव रिप्रेजेंटेड बाय डी, जो सबसे ज़्यादा चौथा वाला कॉलम था, ये डी ट्रू नेगेटिव, तो ये तो ठीक है कि करेक्टली गेव ए नेगेटिव टेस्ट इन पेशेंट विदाउट द डिजीज, ठीक है, कि यानी डिजीज नहीं भी है और रिजल्ट भी नेगेटिव है, बिल्कुल सही है। वेयर एज ए फॉल्स नेगेटिव रिप्रेजेंटेड बाय सी, ये जो था सी फॉल्स नेगेटिव, कि डिजीज प्रेजेंट है बट रिजल्ट इज नेगेटिव, तो ये गलत दे रहा है कि इनकरेक्टली गेव ए नेगेटिव टेस्ट व्हेन इन फैक्ट पेशेंट डिड हैव द डिजीज। अक्सर ऐसा होता है पेशेंट को डिजीज़ होती है लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है कि पेशेंट को डिजीज़ नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस है, क्योंकि फिर आप अगर वो रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव है और वो फॉल्स नेगेटिव आ गया है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि आप तो उसको कोई ट्रीटमेंट ही नहीं देंगे, आप तो समझ रहे हैं कि डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए जो होगा वो टेस्ट नेगेटिव आने की वजह से आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप क्योंकि ये समझ रहे होंगे उसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन उसको डिजीज़ प्रेजेंट थी और उसको इलाज की ज़रूरत थी। और इसी तरीके से फॉल्स पॉजिटिव में भी है कि अगर रिजल्ट जो होगा वो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा होगा, यानी फॉल्स पॉजिटिव होगा, तो रिजल्ट टेस्ट दे रहा है कि उसको डिजीज़ है, जबकि उसको डिजीज़ नहीं है, और आप खामोखामी उसको वो दवा खिला रहे हैं जो दवा उसको नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो इसको इसलिए ये जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की एक्यूरेसी और उसके जो डिसीजन एनालिसिस में ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्लिनिकल एग्जाम्पल, ए न्यू डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर HIV और एड्स वॉज डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन 5772 इंट्रावेनस ड्रग यूजर्स, ठीक है ना, IV ड्रग यूजर्स लिए 5772, और इस टेस्ट को चेक किया गया है इस मशीन को। द रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टडी आर टेबुलेटेड इन टेबल 22.4 एंड टेबल 22.4 ऑफ टोटल 2863 सब्जेक्ट हैड पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स। इसको पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं टेबल में कि ये है वो डेटा। तो डिजीज प्रेजेंट, एक्सेप्ट प्रेजेंट, यानी ट्रू पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके पास ये आ रहे हैं, ठीक है। डिजीज एब्सेंट बट टेस्ट इज पॉजिटिव, वो 107 का आ रहा है, ठीक है, यानी 107 पेशेंट थे जिनमें डिजीज नहीं थी, लेकिन इस टेस्ट ने रिजल्ट दिए कि इनको HIV है। इसके बरक्स 211 ऐसे थे जिनको डिजीज मौजूद थी लेकिन रिजल्ट आया नेगेटिव कि इनको HIV नहीं है, जबकि इनको HIV थी। और 2698 पेशेंट ऐसे थे जिनको HIV यानी नहीं था और रिजल्ट भी नेगेटिव आया, तो ये रिजल्ट सही है, ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस यहाँ पर आ रहे हैं और कुछ केसेस आपके पास ये आ रहे हैं। अब इसको आपने जहन में रखिएगा, ये A है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है। यहाँ पे होगा ये ए प्लस बी, यानी ये इन दोनों की वैल्यू टोटल, ठीक है। फिर इस डायरेक्शन में ये सी और डी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ये ए और सी का टोटल ये 2967, और ये बी और डी का टोटल 2805, और ये क्या है, इन चारों का टोटल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये टोटल वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। तो अब ये मैटर देख लेते हैं यहाँ पे क्या है कि a total of 2863 subjects had a positive diagnostic test for HIV and 2909 subject had a negative diagnostic test for HIV। ठीक है, सही है कि 2863 में पॉजिटिव आया और 2909 में नेगेटिव आया। फर्दर टेस्ट ऑन दीज सब्जेक्ट्स शोड दैट, और जब इनका फर्दर टेस्ट किया गया तो पता चला कि 2967 सब्जेक्ट्स एक्चुअली हैड HIV, ऑल्दो 211 ऑफ दीज सब्जेक्ट्स हैड नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, तो उसमें 211 ऐसे निकले कि जिनका नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट, यानी डिजीज ये 2909 को जब फर्दर अगले टेस्ट से चेक किया गया वैलिडेट करने के लिए, तो पता चला कि एक्चुअल जो इसमें जो 2967 में जो डिजीज़ थी वो 2756 में थी, 211 में डिजीज़ प्रेजेंट थी, बट दैट रिजल्ट इज़ नेगेटिव। इसी तरीके से आगे उन्होंने क्या किया कि मोर ओवर 107 सब्जेक्ट्स हु हैड ए पॉजिटिव, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स डिड नॉट इनफैक्ट हैव HIV, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव है क्योंकि इनको HIV नहीं है, लेकिन ये टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आया कि डिड नॉट हैव इनफैक्ट हैव HIV आफ्टर फर्दर टेस्ट वर मेड, यानी फर्दर टेस्ट से पता चला कि ये इसमें से 107 के रिजल्ट जो पॉजिटिव आए थे, टेस्ट पॉजिटिव था, एक्चुअली ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, यानी इनको जो है वो HIV नहीं है। अब चेक करना है कि एफिशिएंसी क्या है इन टेस्ट की। दी पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी, एक चीज़ होती है पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट और मशीन, तो ये आपको पता होना चाहिए। द पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ टेस्ट इज द लाइक्लीहुड दैट द टेस्ट विल करेक्टली प्रिडिक्ट द डिजीज इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव एंड एस्टिमेटेड एज। ठीक है, कि पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी ये है कि टेस्ट विल करेक्टली प्रिडिक्ट द डिजीज इफ द टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो वो करेक्टली प्रिडिक्ट किया है कि वाकई पॉजिटिव है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, A डिवाइडेड बाय A प्लस बी, द आंसर इज 96.3%, यानी इसकी पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी है 96.3%, और समझ लें 96%, यानी अराउंड 4% चांस है कि ये जो है ये करेक्टली प्रिडिक्ट ना करे, लेकिन 96% चांस है कि ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो HIV का की प्रिडिक्टेबिलिटी सही दे रहा होगा, यानी करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहा होगा। नेगेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, इसके अपोजिट, कि द टेस्ट इज लाइक्लीहुड दैट द पेशेंट विल नॉट हैव द डिजीज इफ द टेस्ट इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी इज इक्वल टू D अपॉन C प्लस D, एंड द आंसर इज 92 पॉइंट, यानी ये आंसर आया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 92.7%, यानी 92.7% चांस है कि अगर इस HIV केस HIV नहीं होगा तो रिजल्ट जो होगा वो करेक्टली डायग्नोस होगा और रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ठीक है, यानी 92% चांस है, प्रिडिक्टेबिलिटी है कि 92% चांस कह लीजिए है कि 92.7% चांस है कि अगर आप इस डायग्नोस्टिक टेस्ट से HIV चेक करेंगे तो अगर उसको नहीं होगा HIV तो 92.7% चांस है कि वो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अराउंड 7%, यानी अगर इसको हम अराउंड राउंड ऑफ 93% कर लें तो 7% चांस है कि वो फॉल्स रिजल्ट आपको दे दे, यानी ये नेगेटिव कि वो इनकरेक्टली ये बताए कि जो है वो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है, जबकि एक्चुअली उसको जो है वो डिजीज यानी HIV मौजूद है। टोटल प्रिडिक्टेबिलिटी इज द टेस्ट इज द लाइक्लीहुड दैट द पेशेंट विल बी प्रिडिक्टेड करेक्टली एंड इज एस्टिमेटेड बाय द फॉर्मूला। टोटल प्रिडिक्टेबिलिटी यानी चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो सही रिजल्ट देगा, उसका फार्मूला क्या है, A प्लस डी अपॉन ये A प्लस C प्लस डी, इसका फार्मूला ये इसको 0.945 94.5%, यानी टोटल प्रिडिक्टेबिलिटी इसकी 94.5% है। यानी ये वाला जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसको जब हम यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 94.5% है। तो
आपको यानी उस मशीन की पॉजिटिव प्रिडिक्टेबिलिटी चेक करनी है, नेगेटिव प्रिडिक्टेबिलिटी चेक करनी है, टोटल प्रिडिक्टेबिलिटी चेक करनी है। इसके बाद उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है। द सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट इज लाइकलीहुड द टेस्ट विल बी पॉजिटिव इन ए पेशेंट विद ए डिजीज एंड एन एस्टिमेटेड, कि यानी क्या है, लाइकलीहुड दैट द टेस्ट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव इन ए पेशेंट विद द डिजीज। अगर डिजीज होगी तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। फॉर्मूला क्या है, A/A+C, दैट इज 92.9%। यानी ये जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, यू आर 92.9% श्योर कि रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव आएगा अगर डिजीज मौजूद है। यानी मशीन की सेंसिटिविटी 92.9% है। तो अगर कोई दूसरी मशीन है उसकी 92.9% से ज़्यादा है, सपोज दैट 95, 96, 99, तो वो मशीन इससे ज़्यादा अच्छी है क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। इसी तरीके से एक और पैरामीटर है स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी ऑफ ए टेस्ट इज लाइकलीहुड दैट द टेस्ट रिजल्ट विल बी नेगेटिव इन पेशेंट विदाउट द डिजीज। ठीक है, कि स्पेसिफिसिटी क्या बता रही है कि टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव होगा अगर डिजीज नहीं होगी। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, D/B+D, इसको कैलकुलेट किया, दैट इज 96.2%। यानी ये टेस्ट जो है 96.2% स्पेसिफिक या स्पेसिफिसिटी दे रहा है कि अगर जो है डिजीज नहीं होगी तो 96.2% चांस है कि रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो ये वैल्यू भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी वो मशीन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। सो analysis of results in table 22.14 that a positive test results with the new test for HIV, यानी यही जो टेबल हमने देखा है ये वाला टेस्ट, इसके एनालिसिस हमें ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि HIV will only predict the disease correctly 94.5% ऑफ द टाइम। ठीक है, ये 94.5% टाइम पे जो है ये करेक्ट, यानी 94.5% प्रोबेबिलिटी है कि ये सही रिजल्ट देगी। देयरफॉर द क्लिनिशियन मस्ट यूज अदर मेजर्स टू प्रिडिक्ट वेदर द पेशेंट हैज़ द डिजीज। लिहाजा ये ज़रूरी है कि सिर्फ इस मशीन पर रिलाई ना किया जाए डायग्नोसिस के लिए, दूसरे मेथड से भी फर्दर कन्फर्मेशन ऑफ डायग्नोसिस की जाए, क्योंकि स्टिल देयर आर अराउंड 5% चांसेस, 5.5% चांसेस कि ये रिजल्ट्स जो इसमें बताए जा रहे हैं वो गलत हों। These other measures may include physical diagnosis of the patient, ठीक है, उसका फिजिकली जैसा पेशेंट नज़र आ रहा है, other laboratory test, normal incidences of the disease in patient population in case intravenous drug users, and the experience of the clinician. Each test has different predictive values. तो इसके साथ ही ये चैप्टर जो है वो हमारा मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।